जयपुर ग्रामीण का एक लड़का जब 8 साल का था तो ट्रक ड्राइवर बनने के सपने देखता था। 11वीं 12वीं में आते आते सपने बड़े हुए, आईएएस वाईएएस बनने के सपने देखने लगे। कॉलेज में आया तो पिताजी ने चूंकि पिताजी किसान हैं, नहीं चाहते थे कि बेटा किसान ही बन के रह जाए, पढ़ाई के साथ में कोई कारोबार करे। एक कपड़े की दुकान खोल के दी। बेटे को राजनीति का चस्का ऐसा चढ़ा कि जो कपड़े थे दोस्तों को उधार दे दिए और दुकान को बंद करनी पड़ी। बाद में यही लड़का राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जिस उम्र में बगावत, युवा अवस्था की एक पहचान है बगावत, और उस अवस्था में इन्होंने एनएसयूआई से बगावत करके राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बने। विनोद जाखड़ नाम है, आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। ट्रक ड्राइवर, फिर कलेक्टर और फिर नेता। बिल्कुल दिलचस्प कहानी है। हर कोई सपने देखता है, बड़े सपने देखते हैं। हम लोग गरीब परिवारों से थे तो यही था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि अभाव में पले बड़े हैं। तो यही था कि भाई कैसे जैसे एडमिशन हुआ कॉलेज में चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बन गया। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में गया, एनएसयूआई से टिकट मांगा। ठीक है, कुछ उस समय की परिस्थितियां रही तो टिकट नहीं मिल पाया। तो चुनाव तो लड़ना था, अध्यक्ष बन गया, अच्छे वोटों से चुनाव जीता। फिर एनएसयूआई में जो है मैंने वापसी की और एनएसयूआई के साथ मैंने काम किया। आज मुझे एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो यही एक कहानी है हमारे संघर्ष की, और अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर यूँ कहें कि अगर संघर्ष अगर समझें तो अगर आप कभी गहराई में जाएंगे तो एक बार तो आप भी भावुक हो जाएंगे कि इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जब 11वीं क्लास में था तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ, लेक्चरर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बेटा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। तो मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं दूसरा सवाल करता हूं कि किस खेमे से आते हो, पायलट या अशोक गहलोत खेमे से? क्योंकि राजस्थान में तो यही दो खेमे हैं जिनमें कांग्रेस बटी हुई है। देखिए, मैं खेमे की बात करूं तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम संगठन के लोग हैं। हमारे लिए सारे नेता सम्मान्य हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और हम कांग्रेस को जो है सर्वमान्य मानते हैं। लीडर हमारे नेता, देखो लीडर हमारा आइडल हो सकता है। पायलट साहब अपनी जगह लीडर हैं, चार्मिंग हैं, उनका बड़ा नाम है। गहलोत साहब का अपना अनुभव है। डोटासरा जी आज जिस तरीके से देसी अंदाज में लोगों के पास जा रहे हैं, तो अपना अपना एक अंदाज होता है जो लोगों को पसंद आता है। तो नेताओं का अंदाज हमें पसंद है, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन से मैं एक बात कर लेता हूं कि एबीवीपी चाहे बीजेपी की सरकार रहे तब भी सड़कों पे नजर आती है और अब भी आ रही है। 2005 के बाद में एनएसयूआई खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ना एनएसयूआई के पास में उतने कार्यकर्ता हैं। अगर जिले लेवल की बात करें तो ना के बराबर अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, वही चार चेहरे घूम फिर के आते हैं। जबकि एबीवीपी के पास में एक फोर्स है, उनके पास में कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है। एनएसयूआई के साथ में ऐसा कैसे होता जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस किसी भी पार्टी को जिंदा करने के लिए युवाओं की बड़ी सख्त जरूरत होती है, जो कांग्रेस पार्टी के पास में अब नहीं है। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। एनएसयूआई आप देखिए, शासन के चुनाव की लिस्ट उठा के देखिए आप, सबसे ज़्यादा हमारे नेता या हमारे संगठन से बागी लोग ही जीते हैं, जो बाद में एनएसयूआई में आए, कांग्रेस में आए। देखिए, 2005 से पहले लिंग 2 कमेटी नहीं थी, और लिंग 2 आने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है छात्र संघ कमज़ोर हुआ है, क्योंकि नेता जब तक परिपक्व होते हैं उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। और रही बात सड़कों पे, तो एनएसयूआई हमेशा सड़कों पे रही है, आज भी सड़कों पे है। जब से मैं अध्यक्ष बन के आया हूँ, मुझे अभी 1 महीना हुआ है अध्यक्ष बने, फिर भी हमने 3 से 4 कार्यक्रम जो हैं बड़े किए हैं। अभी हमने जो है पूरे राजस्थान में जो है कैंपेन भी चलाया, जय जवान करके, जो अग्निवीर अग्निपथ करके जो स्कीम मोदी जी लेके आए, हम उसके विरोध में कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तब एनएसयूआई सड़कों पे नजर नहीं आई। अब विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ काम धंधा तो चाहिए ही पार्टी के लोगों को। आप लेके आ रहे हैं, लेकिन उस समय जब आप पावर में थे, लोग आपके लिए खड़े हो सकते थे। अग्निवीर के मामले की अगर पर्टिकुलर बात करें तो उस समय खामोश रहे आप लोग। नहीं, ऐसा कहाँ है। आप देखिए, दिल्ली से लेके, जयपुर से लेके दिल्ली तक हमने आंदोलन किए हैं। अग्निवीर के जो जब भी आई, इसका सबसे बड़ा विरोध राजस्थान से दिल्ली गया है। पूरे देश में इसके विरोध में चले। आज हम लोग जब राहुल जी हमारी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उस न्याय यात्रा का यही ध्येय है कि कैसे युवाओं को न्याय मिले, कैसे किसानों को न्याय मिले, कैसे मजदूरों को, महिलाओं को न्याय मिले। तो उसी न्याय के साथ, उनकी न्याय यात्रा के साथ जो है हम लोग भी जुट के जो है पूरी कदम ताल मिला के पूरी मजबूती जो है राहुल जी को दे रहे हैं। विनोद भाई, एक बात तो आपको याद होगी कि पिछले साल सरकार आपकी थी। सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे थे, अध्यक्ष बनने के सपने थे, उपाध्यक्ष बनने के सपने थे, या कोई भी चुनाव लड़ने के उनके सपने थे, हालांकि कोई जीतता, कोई हारता, कोई लड़ता, कोई नहीं लड़ता,
आपकी सरकार ने चुनाव बंद करवा दिए और अब आप क्या सोचते हैं कि चुनाव बंद करवा के ठीक किया, या फिर अब आप विपक्ष में हैं तो लड़ेंगे कि चुनाव दोबारा से शुरू करें? देखिए, बिल्कुल चुनाव होने चाहिए। हम हमारी जब सरकार थी, तो पूरे राजस्थान की बड़ी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस ने जो है, एक लेटर निकाला था और जो सीएम तक जो है उस लेटर में आग्रह किया था कि 1 साल के लिए जो है चुनाव को स्थगित किया जाए। बंद नहीं हुए हैं छात्र संघ के चुनाव और स्थगित करने के पीछे एक बड़ा रीज़न था। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी, उसको पूरे राजस्थान में लागू करना था और ये बड़ा कार्य था और उस समय ही जो है हमारे असेंबली के विधानसभा के इलेक्शन थे। तो किसी तरीके से जो है बर्डन बहुत ज़्यादा था स्टाफ पे और प्रशासन कम था, तो उसको देखते हुए जो है अशोक गहलोत जी ने लोग ये कहते हैं कि, या छात्रों की बात करें तो ये कहते हैं कि सरकार डर गई थी, क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार आई है किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष एनएसयूआई का नहीं जीता। ये डर था कि एंटी इनकम्बेंसी का लोगों को पता लगेगा, अगर अध्यक्ष नहीं बन पाए तो जनता के बीच में एक गलत मैसेज आएगा। इस डर की वजह से कांग्रेस सरकार ने चुनाव को बंद किया था। नहीं देखिए, इससे पहले जब वसुंधरा जी की सरकार थी, वसुंधरा जी ने चुनाव बंद किए, तो अशोक गहलोत जी ने ही छात्र संघ के चुनाव चालू किए थे। और इंटरकमेंसी की बात है तो देखो छात्र संघ के चुनाव से जो है माहौल बिल्कुल खड़ा होता है, क्योंकि युवाओं का रुझान पता चलता है और देखो हमारी योजनाएँ थी पूरे राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना ने पूरे कई गरीब परिवारों को जो है इलाज उनका कराया। बहुत सारी ऐसी आप पेपर लीक पे नहीं बोलते, चिरंजीवी तो याद आ जाती है आपको। अच्छी बात है, आपने शुरू किया था। पेपर लीक पे आप खामोश हो जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान है। नहीं ऐसी बात नहीं है, पेपर लीक पे भी बोले हैं और देखो पेपर लीक किसी भी सरकार में हो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, चूँकि हम छात्र संगठन हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गरीब परिवार से निकल कर एक बच्चा जो है पूरे अपनी मेहनत से तैयारी करता है, उसके माँ-बाप क्या-क्या संघर्ष करते हैं, उसको पढ़ाने के पीछे एक बड़ी मतलब एक बड़ी विडंबना, एक बड़ी ताकत होती है, बड़ी फ़ोर्स होती है कि वो किस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जुटाते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है, तो हमारा युवा हताश हो जाता है। देखिए, हम सरकारों से आज भी आग्रह करते हैं, पिछली सरकार ने भी पूरे प्रयास किए और पेपर माफियाओं के खिलाफ जो है बहुत सारी कार्रवाई अशोक गहलोत जी की सरकार में हुई, पूरी ताकत से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ आपकी सरकार में। नहीं उसके देखो हम लोग, हमारी सरकार जो कर सकती थी उन्होंने किया और विपक्ष जो सवाल उठाता था उस समय कहा कि जो है हम आरपीएससी भंग कर देंगे। आज वही आरपीएससी है, वही लोग हैं, वही मेंबर हैं, कुछ नहीं कर पाई सरकार। आप मांग करते हैं कि आरपीएससी भंग करो, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं की आरपीएससी भंग? भाई आज फिर अगर उस समय गलत थे कुछ, अगर कुछ हुआ तो आज करो। सरकार को आज भंग करना चाहिए। उनको लगा था कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस समय आरपीएससी में कुछ खामियां थी। यही राठौड़ साहब जो कहते थे कि भाई आरपीएससी भंग करो, तो आज क्यों भंग नहीं कर पा रहे हैं? तो हम उनसे वही कहते हैं कि भाई आज अगर हम उस समय गलत थे, तो आज क्या स्थिति है कि जो है आप भंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो हो सकता है इनका राजनीतिक जो है युवाओं को बरगलाना था कि भाई आरपीएससी को भंग करो, या अगर वास्तविकता में कोई कमी है तो भंग करनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि हमारी कुछ गलती थी, पर नहीं कर पाए ना अभी तक भंग। सरकार को बने 2 महीने से ज़्यादा हो गए। आप देखिए शहीद स्मारक पे, पूरा शहीद स्मारक जो है परेशान युवाओं से भरा हुआ है। आंदोलनकारी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है वहाँ पर। ये आंदोलनकारी तो सरकार जब आपकी थी तब भी बैठे थे, चुनाव से बहुत नज़दीक भी बैठे रहे, हज़ारों की संख्या में कभी डॉक्टर्स रोड पे आते थे। ये सिलसिले तो सरकारों में चलते रहते हैं। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जुड़ा हुआ, कि आपके आइडल नेता कौन है जिसको आप मानते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, इसके जैसा दिखना है, इसकी जैसी कार्यप्रणाली, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य पार्टी का हो, जिसको देख के आपको लगता है अब के वर्तमान में या फिर पहले जो अब नहीं रहे, उनमें से किसे आप अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं एक बड़ा क्योंकि मैं सामाजिक उसमें भी देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो मैं मेरा नेता डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पूरे जीवन काल में समानता की लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति को बराबरी का जो है दर्जा देने की बात कही कि हर व्यक्ति बराबर हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिन लोगों के पास लोग बैठने से, उनसे बात करने में जो है असहज महसूस करते थे, छुआ-छूत इतनी ज़्यादा थी, ऐसे उस दौर में एक व्यक्ति हमारे लिए लड़ता है, तो मैं मेरा नेता डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं गांधी को पसंद करता हूँ, मैं नेहरू को पसंद करता हूँ, उनको पढ़ने से हमें बहुत कुछ ताकत मिलती है। हम भगत सिंह को जो है अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि उनसे कैसे हम लोग जीवन में संघर्ष कर सकते हैं, कैसे उनसे प्रेम करने की जो क्षमता है, वो जो है कहीं न कहीं हम भगत सिंह से ले सकते हैं। तो मैं अपने महापुरुष राहुल गांधी जी नाराज़ हो सकते हैं। नहीं, राहुल जी हमारे नेता हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी डॉक्टर अंबेडकर को, महात्मा गांधी को अपना नेता मानते हैं। वो भी नेहरू को अपना नेता मानते हैं। वो उन्हीं के रास्ते पे तो चल रहे हैं। बेशक आप राजस्थान के शायद उन निकलौते युवा नेताओं में से होंगे जिनसे राहुल गांधी ने 10-10, 15-15, 20-20 मिनट
मुलाकात की है, 1 टू 1 हुए हैं, आप अकेले में बैठ के बात की है। राहुल गांधी जैसा बीजेपी शोर मचाती है, जैसा मीडिया के माध्यम से या जो मीम्स बनते हैं, उनके माध्यम से जैसी राहुल गांधी की इमेज है, क्या वो वैसे ही हैं या उससे कुछ उलट है उनमें? नहीं, नहीं, देखिए राहुल गांधी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और सच्चाई बयान करने वाले व्यक्ति हैं। वो उस दर्द को, उस पीड़ा को समझते हैं। वो गरीब को, अगर किसी गरीब को देखेंगे तो उस गरीब के बारे में सोचेंगे कि मैं कैसे इसको जो है गरीबी की रेखा से बाहर निकालूँ, इसको कैसे अच्छे जो है मैं एक जीवन का परिप्रेक्ष्य दे पाऊँ। उन व्यक्तियों में से नहीं है कि उसकी गरीबी को बेचकर वो प्रचार करके अपना जो है फॉलोवर बढ़ाएँ। तो राहुल जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने का काम किया है, लेकिन वो उनसे दबने वाले नहीं हैं। वो उनकी छवि ना कल खराब कर पाए थे, ना आज खराब कर पाएँगे, ना आने वाले भविष्य में खराब कर पाएँगे, क्योंकि वो हमेशा मुद्दों की बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो सबको समानता की नज़रों से देखने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा वो युवाओं को, नौजवानों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। क्या लगता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, सर के ऊपर हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है आचार संहिता की। बीजेपी अब की बार बीजेपी को कांग्रेस किस तरीके से टक्कर दे पाएगी? क्योंकि 2 टेन्योर हो चुके, 2014 और 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। क्या लगता है कि अब की बार कुछ बदलाव की संभावनाएँ हैं? 100% बदलाव की संभावनाएँ हैं। कितना भी ये धर्म, कितनी सीटें आ जाएँगी? हम 25 की 25 सीटें लाएँगे। कमाल करते हो। क्यों नहीं? 25 की 25 सीटें लाएँगे। आप देखिए ना, कैसे आज युवा सड़कों पे है, कितनी एंटी कमेंसी लोग हैं, ये कितने दंगे करा रहे हैं, कितने लोगों को मरवा रहे हैं, जितना ये कर सकते हैं, इन्होंने धर्म तक को बेच दिया, भगवान राम तक की जो है मर्यादा इन्होंने लांघ दी। जो भगवान राम को जिस तरीके से इन्होंने, जब 4 शंकराचार्य हिंदू धर्म की परिपाटी से कह रहे हैं कि जब तक किसी मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं होता है, उससे पहले उसका उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने 4 शंकराचार्यों को साइड में पटक कर, जो है साइड में रखकर, ना उनकी बात सुनकर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये कितना भी कुछ कर लें, इस देश का नौजवान समझ गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन पे वोट करना है। वो इनसे पूछेगा कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो कहाँ हैं? आपने कहा था कि 15 लाख खाते में आएँगे, वो कहाँ हैं? और अब हम यही सवाल करेंगे कि देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है, देश पर कर्ज इन्होंने कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति पे जो है 1,40,000 का कर्ज है। ये देश के नौजवान समझ चुके हैं। ये कितना ही धर्म जाति में फंसा लें, इस बार बहुत कड़े मुकाबले से जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इनको परास्त करके जो है हम रखेंगे। ये जो भी ईडी, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाएँ हैं, न्यायपालिका है, जिसका भी जोर डाल सकते हैं, इनकी जोड़-तोड़ की राजनीति भी अब काम नहीं आएगी। आप भी लोकसभा का कहीं से टिकट माँग रहे हैं क्या? देखिए, अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो बेशक लड़ना चाहिए। कौन-सी लोकसभा क्षेत्र होगा वो? एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ मैं, पूरे राजस्थान में कहीं किसी भी लोकसभा से लड़ा दो, हम तो पूरे ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीतेंगे। बिल्कुल। शादी कब कर रहे हो? अब वो तो एक घरवाले तय करेंगे। अभी तय कर चुके या फिर करेंगे? नहीं, अभी तय करेंगे, अभी ऐसा कुछ विचार किया नहीं। उनको पता है कि ये घर पे रुकते ही नहीं हैं। 2-2 महीने हो जाते हैं माँ-बाप से मिले हुए, तो बोले कि कहाँ समय दे पाएँगे अभी। ठीक है, एक समय आएगा जब करेंगे, समय की बातें हैं। ये है एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।